नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द क्रेडिबल न्यूज के इस 7:30 बजे के खास कार्यक्रम में। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे, क्या एयरपोर्ट्स पर मचे हाहाकार के बाद बैकफुट पर आई सरकार। संसद और एयरपोर्ट्स पर मचे हंगामे के बाद सरकार ने अपना कौन सा बड़ा आदेश वापस लिया। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या टाटा ग्रुप ने चंदे से भर दी बीजेपी की झोली, वहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को कितना पैसा मिला। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या सरकार ने लोकसभा में माना कि एलआईसी ने अदानी समूह में करोड़ों रुपए का निवेश किया। उसके बाद हम जानेंगे कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। वहीं कोर्ट ने कौन से पेंडिंग केसेस का ब्यौरा हाई कोर्ट से मांगा। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस के एयरपोर्ट्स पर मचे बवाल के बारे में। इंडिगो में लगातार तीसरे दिन उड़ानें रद्द होने और देश भर के एयरपोर्ट्स पर मचे हाहाकार के बीच सरकार और डीजीसीए बैकफुट पर दिखी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक ही दिन में 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पायलटों और क्रू की भारी कमी के कारण लागू किए गए नए FTTL नियम रोस्टर को और बिगाड़ रहे थे, इसलिए डीजीसीए को अपना ही आदेश वापस लेना पड़ा। यानी जिस नियम के तहत कहा गया कि पायलट की साप्ताहिक विश्राम की जगह कोई छुट्टी एडजस्ट नहीं की जा सकती, उसे अब वापस ले लिया गया। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस के अनुरोध और बढ़ते ऑपरेशनल संकट को देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन पायलट संगठनों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इंडिगो का ये संकट क्रू की कमी और मैनेजमेंट की नाकामी का नतीजा है, ना कि नियमों की कठोरता का। पायलटों ने ये वार्निंग दी कि लगातार लंबी ड्यूटी, रात की उड़ानें और कम आराम उनकी बॉडी क्लॉक तोड़ रही है और इसे नजरअंदाज करना उड़ान की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। पायलटों का कहना है कि मेडिकल लीव की अचानक बढ़ोतरी ये साफ बता रही है कि थकान अब अलार्म लेवल पर पहुंच चुका है। इंडिगो का कहना है कि मेडिकल लीव की वजह से ऑपरेशन टूट गया, लेकिन स्पेशलिस्ट का मानना है कि यह संकट सालों से हो रही कम भर्ती और ओवरवर्क का कारण बना है। डीजीसीए का नियम हटाना फिलहाल राहत दे सकता है, लेकिन लंबे टाइम में ये सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा कदम है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को तुरंत फैटिग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना चाहिए, क्योंकि FTTL नियमों को कमजोर करना समाधान नहीं है, बल्कि खतरे को और बढ़ाना है। मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा वाराणसी का फ्लाइट था इंडिगो से। कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा, फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ्लाइट 6 बजे होगा, फिर और एक ईमेल आता है कि फ्लाइट और डिले हुआ है, फिर यहाँ आता है तो पता चलता है कि फ्लाइट अभी 12:30 बजे को डिपार्ट करेंगे। ऐसा पर यहाँ पर नोटिस पे वहां पर लिखा था, मतलब जो ऑनलाइन होता है वहां पर लाइन को वहां पर हमने पूछा वो क्रू को कि पक्का हमारा फ्लाइट 12:30 को निकल रहा है, तो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है और आधा घंटा डिले है। फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। फिर होता है और एक तमाशा, जहां पर हमको हमारा टाइम से लगेज नहीं मिलता, पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे से ना पानी मिला है ना खाने को मिला है। सो इट्स अ प्योरली अ क्योटिक सिचुएशन हियर। अभी दूसरे फ्लाइट में हमको जाना है तो वो भी कुछ पॉसिबल नहीं है, रीजन भी वो दूसरे फ्लाइट ने भी अपने एयरफेयर इंक्रीज कर सके। तो पूरा सिचुएशन क्योटिक है, ना इंडिगो वाले सुन रहे, ना कोई किसी का सुन रहा है। सो यहाँ पर कस्टमर सर्विस ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब इट्स प्योर कियोस हियर एट द एयरपोर्ट। दूसरी फ्लाइट आप करते हो कितना फेयर क्या मतलब रफली डबल फेयर और ट्रिपल फेयर तो हो ही चुका है, और अगेन वो कॉन्फिडेंस ही टूट चुका है। मतलब दूसरा हाई फेयर करेंगे तो वापस हम अपने डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। मतलब अभी बैगेज लेने के लिए भी हमको रिटर्न उनसे हाथ जोड़ने पड़े कि भैया आप हमको वाराणसी तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन एटलीस्ट अब अभी हमको घर पे पहुंचा दो। मतलब अभी ये सिचुएशन चल रहा है। अब आई डोंट नो अभी ये सिचुएशन कब रिजोल्व होगा, लेकिन जस्ट होप कि जल्दी सॉर्ट आउट हो, क्योंकि अंदर हालत बहुत खराब है। कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। इट्स जस्ट अ ब्लेम गेम कि आप यहाँ पूछो, इसको पूछो, उसको पूछो। वी आर ट्राइंग, वी आर कन्विंसिंग, दैट्स इट। कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज द करंट हैपनिंग।
उधर राजनीतिक मोर्चे पर मामला गर्म होता नजर आया। संसद के भीतर और बाहर दोनों तरफ इस मामले पर राजनीतिक नेताओं ने इस मामले पर एक से बढ़कर एक बयान दिए। उधर राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इंडिगो का ये संकट मोदी सरकार की एकाधिकार वाली नीति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब एक ही कंपनी का पूरा बाजार निर्भर होगा तो उसके डगमगाते ही पूरा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि घरेलू उड़ानों का बड़ा हिस्सा इंडिगो के पास है, एयरपोर्ट्स अडानी समूह के पास है और एयर इंडिया टाटा को बेच दी गई है और ये सब मिलाकर एयर ट्रैवल सेक्टर को मोनोपोली के रास्ते पर धकेल रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि इंडिगो की उड़ानें रुकना सिर्फ एक एयरलाइन की दिक्कत नहीं बल्कि भारत के पूरे एविएशन सिस्टम की थकान का संकेत है। जहां पायलट्स दबाव में है, एयरलाइंस में कम स्टाफ में काम चला रही और डीजीसीए नियम बनाकर हटा रहा है। और वहीं आज संसद में इसे लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो भी सुनिए। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। वहीं अब बात करते हैं चंदे से जुड़ी एक बड़ी खबर की। टाटा ग्रुप से जुड़ा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट 2024 लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फंडिंग कहानी बनकर सामने आया है। चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट बताती है कि इस ट्रस्ट ने कुल 914 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे चंदे का 83% यानी 757 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी के खाते में गया है, जबकि देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 77.3 करोड़ रुपए यानी मुश्किल से 8.4% ही मिला। बाकी सभी दल टीएमसी, डीएमके, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, जेडीयू, शिवसेना, बीआरएस, एलजेपी, रामविलास और हर एक को मात्र 10-10 करोड़ रुपए देकर जैसे फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई हो। असली दिलचस्प बात तो यहाँ ये है कि पीजी की पूरी फंडिंग टाटा ग्रुप की 15 कंपनियों से आए, जिसमें टाटा सन्स 308 करोड़, टीसीएस 217 करोड़ और टाटा स्टील 173 करोड़ सबसे बड़े दानदाता रहे। इतने बड़े पैमाने की ये फंडिंग सीधे उस पार्टी को दी गई जो सत्ता में है, जिससे राजनीतिक संतुलन और निष्पक्ष चुनावों पर सवाल खड़े होना बहुत ही अब स्वाभाविक है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट बताती है कि उसे 2024 और 25 में कुल 517 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 216 करोड़ प्रूडेंशियल इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिए, यानी विपक्ष को भी ट्रस्ट से पैसा मिला, लेकिन वो रकम बीजेपी की तुलना में बेहद कम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग सभी दलों ने चुनाव आयोग को अपनी फंडिंग रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन बीजेपी की 2024 और 25 की रिपोर्ट अभी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं की गई है। बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट देर से दी गई, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि वो इस देरी की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देरी और पीईटी की भारी फंडिंग मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संशय खड़ा करती है कि क्या कुछ छिपाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ चंदे का नहीं बल्कि लोकतंत्र की ट्रांसपेरेंसी का है। जब एक ही पार्टी को 900 करोड़ रुपए में से 757 करोड़ मिल जाए तो ये साफ दिखने लग रहा है कि चुनाव लड़ने की आर्थिक जमीन किस तरफ झुक रही है। इससे ये सवाल और तेज हो गया है कि भारत में राजनीतिक कॉर्पोरेट फंडिंग के सहारे झुकती जा रही है। क्या ये चुनावी मैदान बराबरी का खेल
रह गया है या नहीं। बीजेपी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी, लेकिन अभी जो कुछ दिख रहा है वो राजनीतिक बैलेंस की ओर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि एलआईसी के अडानी ग्रुप में निवेश से जुड़ी हुई है। संसद में सरकार की ओर से दिए गए ताजा जवाब ने एलआईसी और अडानी ग्रुप के रिश्ते पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद सरकार जो है वो भी घेरे में आ गई है। सरकार ने यह माना है कि एलआईसी ने अडानी समूह की 7 कंपनियों में कुल 48,284 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें 38,658 करोड़ रुपए शेयर्स में और 9,625 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, मई 2025 में अडानी पोर्ट्स के एक बॉन्ड में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया गया। सांसदों ने जब ये पूछा कि एलआईसी ने इतनी बड़ी रकम किन किन प्राइवेट कंपनीज में लगाई है और किस आधार पर ये निर्णय लिए गए, तो सरकार ने कहा कि पूरी लिस्ट देना व्यावसायिक रूप से ठीक नहीं होगा। यानी जनता का पैसा कहां और कैसे लगाया गया है, अब इसकी भी जानकारी छिपाई जा रही है। सरकार भी कहती है कि एलआईसी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और मंत्रालय किसी तरह के निर्देश नहीं देता, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट साफ बताती है कि वित्त मंत्रालय, डीएफएस और नीति आयोग और एलआईसी ने मिलकर अडानी ग्रुप में भारी इन्वेस्टमेंट की रणनीति तय की थी। सरकार ये दावा करती है कि एलआईसी हमेशा टॉप 500 और निफ्टी 50 कंपनियों में ही बड़े निवेश करती है, लेकिन सवाल यह है कि अडानी समूह में एलआईसी का एक्सपोजर पिछले कुछ सालों में अचानक इतना तेजी से कैसे बढ़ गया, खासकर उस समय में जब अडानी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांची और वित्तीय विवाद खड़े थे। एलआईसी पॉलिसी धारकों का पैसा है जो आम भारतीय अपनी बचत और भरोसा दोनों के साथ जमा करते हैं। इसलिए ये एबनॉर्मल सिचुएशन नजर आ रही है कि सरकार कंपनी वार निवेश की जानकारी देने से बच रही है। और जब ये रिपोर्ट वॉशिंगटन की सामने आई थी तो उस समय ये साफ तौर पर कहा गया था कि एलआईसी ने कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी ग्रुप में नहीं किया है। उस वक्त भी एक बड़ी खबर बनी थी, लेकिन अब संसद के अंदर जो बात सरकार की तरफ से कही गई है वो अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एलआईसी ने 2007 में अडानी में बेहद कम निवेश किया था, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में यह निवेश कई गुना बढ़ गया है। संसद में पूछे गए जरूरी सवाल, क्या सरकार ने निर्देश दिए, जोखिम मूल्यांकन कैसे किया गया, क्या सेबी या आरबीआई से सलाह ली गई, इन पर दिए गए जवाब अभी भी साफ नहीं है और टाल मटोल करने वाले जवाब दिए गए, और जिससे साफ होता है कि एलआईसी का अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट एक वित्तीय निर्णय नहीं बल्कि एक राजनीतिक बहस का हिस्सा है। एलआईसी पर लोगों का भरोसा तभी बना रहेगा जब इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगी, वरना अडानी एलआईसी कनेक्शन पर उठ रहे संदेह और गहरे होते जाएंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में एसिड अटैक के मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि इतने गंभीर अपराधों की ट्रायल लंबे समय तक अदालतों में लटका रहना राष्ट्रीय शर्म की बात है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 2009 का एक मामला तक पूरा नहीं हो पाया था, 16 साल बाद भी ट्रायल चल रहा है। सुनकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारी न्याय प्रणाली की बड़ी विफलता है। कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट्स को आदेश दिया कि वो अपने अपने राज्यों में जितने भी पेंडिंग एसिड अटैक्स के मामले हैं उसकी पूरी जानकारी 4 हफ्तों के अंदर जमा करें, ताकि ये समझा जा सके कि देरी कहां और क्यों हो रही है। और इस मामले में याचिका दायर की है। एसिड अटैक सर्वाइवर शाहिना मलिक, उन पर 2009 में अटैक हुआ था और उन्होंने कोर्ट में बताया कि 2013 तक केस में कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। इतना सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनना जरूरी है, ताकि सालों साल तक पीड़िताएं न्याय के इंतजार में ना बैठी रहे। शाहिना ने यह भी कहा कि कई पीड़िताओं को एसिड पिलाया गया, जिनमें कुछ महिलाएं आज भी फीडिंग ट्यूब के सहारे जिंदा हैं। ये सुनकर सीजीआई ने कहा कि ऐसी बर्बरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती और ऐसे मामलों में आरोपी किसी नरमी के लायक नहीं है। एनसीआरपी के अनुसार देश भर में 844 एसिड अटैक केस जो है वो पेंडिंग है और असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई महिलाएं डर, सामाजिक दबाव और पुलिस झंझटों की वजह से शिकायत ही दर्ज नहीं कराती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कानून में संशोधन किया जाए और एसिड अटैक सर्वाइवर को दिव्यांग की श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज, पेंशन और अन्य सहायता का लाभ उठा सके। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।